कुछ एक ऐसी खबरों का जो कि चूंकि ये तो पूरा वीक बीत गया और इसमें बड़ी बड़ी खबरें आई थी, लेकिन नेक्स्ट वीक की खबरें क्या इंपॉर्टेंट होंगी, कौन से रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि 14 नवंबर को आखिरी रिजल्ट्स होंगे जहां पर कि सबसे ज़्यादा जो कंपनीज अपने रिजल्ट्स पेश करती हैं। उसके बाद रिजल्ट सीज़न ओवर हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीक का आपको बृहस्पति तक ही रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद जो कुछ एक कंपनीज होती हैं जिनके रिजल्ट्स कुछ फंस गए होते हैं किसी कारणवश, वही एक एक कभी कोई दे देती है, अदरवाइज रिजल्ट सीजन ऑफिशियली ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट वीक का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा जो रिजल्ट्स रहेंगे, और रिजल्ट्स में कल चूँकि सैटरडे है तो सैटरडे को जो नतीजे होंगे उनका इम्पैक्ट मंडे के मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। उसमें मेन रिजल्ट्स में पढ़ देता हूँ, एशियन पेंट, डेटा पैटर्न्स, डिविस लैब, एचबीएल पावर, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कुछ एक काउंटर्स रहेंगे। अमित सर, वैसे तो ये सभी कंपनियां, इसमें एशियन पेंट्स को छोड़कर ज़्यादातर कंपनियां मिड कैप साइज़ की हैं। पेंट कंपनियों पर सर आपका आउटलुक, क्योंकि हमने देखा था कि बर्जर पेंट के रिजल्ट्स बिल्कुल फ्लैट थे, काउंटर भी कोई ज़्यादा खास रिएक्ट नहीं कर पाया। ग्रासिम की एंट्री के बाद ये पेंट सेक्टर पूरा डिसरप्ट हो गया है थोड़ा सा, सभी की वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एशियन पेंट्स और इन सभी पेंट कंपनियों पर आपका आउटलुक किया, क्योंकि हमने देखा कि क्रूड ऑयल की कीमतें भी अब एक चेक हो चुकी हैं, करीब $75 तक। अब माना जा रहा है कि ट्रंप गवर्नमेंट आने के बाद हो सकता है कि एनर्जी कॉस्ट वो बढ़ने नहीं देंगे, क्रूड ऑयल एक नियंत्रण में रहेगा। कैसे देखें सर पेंट कंपनीज को? विवेक, आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्रूड ऑयल एक मेजर फैक्टर रहता है पेंट कंपनीज के लिए, मगर मुझे लगता है कि अभी इस फैक्टर को जो है वो बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिलेगी, और उसकी वजह बिल्कुल आपने जैसे ठीक कहा कि क्रूड ऑयल एक रेंज में चले गया है। ना तो उम्मीद की जा सकती है कि ब्रेंट क्रूड जो है वो कोई $67 के नीचे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम ब्रेंट क्रूड $80 के ऊपर भी नहीं दिख रहा है। तो एक $10-12 की रेंज है। जब तक इस $10-12 की रेंज में ये चलता रहता है, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये कोई पेंट कंपनीज के लिए कोई बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा वन वे और दी अदर। बट जो फैक्टर्स जो इस टाइम सोचने के हैं, नंबर एक फैक्टर, अभी हमने देखा कि एक कंस्ट्रक्शन का जो है, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन बहुत ही रोबस्ट रही है इंडिया में फॉर द लास्ट लेट्स से 1.5-2 इयर्स। और अब धीरे धीरे करके वहां पे भी कुछ कंसर्न्स आ रहे हैं कि शायद जो ग्रोथ रेट हमने देखने को हमें मिला है, वो ग्रोथ रेट आने वाले समय में सस्टेन ना करे, और कहीं ना कहीं प्राइवेट कंस्ट्रक्शन जो है वो थोड़ा सा टेपरिंग ऑफ या प्लेटोइंग का आपको ट्रेंड देखने को मिले। एंड ऑब्वियसली पेंट कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो, पेंट इंडस्ट्री के लिए प्राइवेट कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा एंगल रहता है। तो एक तो ये बात है, और दूसरा ये स्पेस कंपेटिटिव होती ही चली जा रही है। इस स्पेस में टोटल आप मान के चलिए कि तीन ही प्लेयर थे आज से कई साल पहले तक, मगर एक एक करके जो है नए प्लेयर्स की एंट्री हो रही है। एंड पर्टिकुलरली आदित्य बिरला पेंट्स जो है वो एक काफी काफी बड़े लेवल पे जो बिल्कुल। है इस बिजनेस में आ रहा है। और उनके पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन मसल की भी जो है उनको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके तमाम बिजनेसेस में उनका डिस्ट्रीब्यूशन मसल बहुत ज्यादा है, और वो उसी डिस्ट्रीब्यूशन मसल को जो है रेप्लिकेट करेंगे अपने पेंट बिजनेस के लिए। तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि ये स्पेस कंपेटिटिव अभी और होती चली जाएगी, प्लस यहाँ पे ग्रोथ भी जो है प्लेटोइंग कर रही है। तो इवन दो क्रूड ऑयल ना तो कोई बहुत बड़ा टेलविंड है और ना ही कोई बहुत बड़ा हेडविंड है इस बिजनेस के लिए फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये स्पेस कोई बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रही है। और अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में पेंट कंपनीज ने अंडर परफॉर्म भी किया है बिल्कुल। इन दी बैकड्रॉप ऑफ अ मार्केट जो कि इतना अच्छा कर रही थी। उसके बनिस्बत अगर आप देखें कि रियल एस्टेट स्टॉक्स 2 साल में कहां से कहां आ गए, मगर जो उससे इतना क्लोजली एसोसिएटेड जो पेंट इंडस्ट्री के स्टॉक्स हैं वो कैसा कर रहे बिल्कुल। हैं, तो दोनों के बीच एक बहुत भारी डिस्कनेक्ट है। तो मैं अभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ पेंट इंडस्ट्री के ऊपर। जी।
सर 11 नवंबर को रिजल्ट्स होंगे काफ़ी कुछ कंपनीज़ के, उसमें बैंक ऑफ इंडिया, बलरामपुर चीनी, बीईएमएल, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को, ओएनजीसी जैसी कंपनीज़ के रिजल्ट्स होंगे। इसमें कोई पर्टिकुलर थीम या कंपनीज़ आप ट्रैक करते हो, या आपका आउटलुक आप हमारे साथ शेयर कर सकें कि क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए इन कंपनीज़ के आउटलुक को लेकर? क्योंकि हमने देखा कि बैंक ऑफ इंडिया, अगर हम सरकारी बैंकों में देखें तो आज ऑफिशियली एसबीआई के नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद केवल यही एक बैंक ऑफ इंडिया ही बचता है जो कि सरकारी बैंकों में मिड लेवल पर है। बाकी सारे बैंक्स अपने नतीजे दे चुके हैं। बलरामपुर चीनी ज़रूर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है क्योंकि चीनी सेक्टर में लीडिंग कंपनी है। उसके बाद 12 नवंबर को धामपुर शुगर के भी दूसरी लीडिंग कंपनी है जिसके नतीजे होंगे। सर चीनी सेक्टर पर आपका आउटलुक और बैंक ऑफ इंडिया पर आपका आउटलुक? जी देखिए, विवेक, चीनी सेक्टर के ऊपर मेरा आउटलुक काफी ज्यादा पॉजिटिव है। ओके। और उसकी वजह जो है वो बहुत ऑब्वियस है। एथेनॉल स्टोरी जो है वो ओवरऑल शुगर सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। इस सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है, और हम आने वाले 6 महीनों में हम अनाउंसमेंट्स और एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि जो जो एक किस्म का जो रोड मैप जो उन्होंने बनाया है कि डीजल में ऐसे ब्लेंडिंग होएगी और पेट्रोल में ऐसे ब्लेंडिंग होएगी, उसकी फर्दर जो है आपको डिटेल्स जो हैं वो शायद हमें देखने को और सुनने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हमारा तो काफी पॉजिटिव है। आई थिंक ये एक स्टोरी, हालांकि बहुत स्टोरी प्ले आउट कर चुकी है पिछले साल 1.5 साल में, मगर मुझे लगता है अब ये स्टोरी और भी प्ले आउट करनी है। ओके। सो इधर हम पॉजिटिव हैं। बलरामपुर चीनी के रिजल्ट्स भी ओवरऑल हमें अच्छे लग रहे हैं, एंड टू दी एक्सटेंट कि अब ये जो नया जो रोड मैप जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, उसके हिसाब से शुगर कंपनीज के लिए फर्दर जो है वो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज जो हैं वो एक्सपैंड करने वाले हैं। सो आई थिंक दिस स्पेस इज लुकिंग वेरी गुड। और रही बात बैंक ऑफ इंडिया की, तो सरकारी बैंकों के ओवरऑल रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। और इस रिजल्ट सीजन में आप मान के चलिए कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमें निराश नहीं किया है, और उसमें बैंकिंग प्रिडोमिनेंटली एक शाइनिंग बीकन रहा है। और उसमें भी बैंकिंग में भी पीएसयू बैंकिंग जो है वो उसने रिजल्ट्स ओवरऑल अच्छे आए हैं, और वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है। तो मुझे लगता है बैंक ऑफ इंडिया के भी रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए, एसबीआई के भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने चाहिए। सो ओवरऑल पीएसयू बैंकिंग स्पेस में हम पॉजिटिव हैं, बैंक ऑफ इंडिया में पॉजिटिव हैं, चीनी में पॉजिटिव हैं, बलरामपुर चीनी में पॉजिटिव हैं। सो आई ओके। थिंक दीज सेक्टर्स एंड दीज पर्टिकुलर स्टॉक्स will continue to get very good positive attention from the market in the weeks to come. जी। सर वैसे हिंदुस्तान कॉपर और हिंडाल्को इन कंपनीज के भी रिजल्ट्स होंगे, क्या आउटलुक लग रहा है सर? नॉन फेरस मेटल पहले ट्रम्प एरा में तो अच्छा चल रही थी बिकॉज ऑफ द चाइनीज़ स्टिमुलस, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा हमने देखा कि परसों के सेशन में जब डोनाल्ड ट्रंप की अनाउंसमेंट हो गई कि वो जीत गए हैं, मैंने इंटरनेशनल मार्केट में देखा कि कॉपर, एल्यूमिनियम, सभी कमोडिटीज़ के प्राइजेज़ काफ़ी तेज़ी से गिरे थे। और कल उसके बाद जब हिंडाल्को की मेन सब्सिडरी नवलिस के रिजल्ट्स आए वो ख़राब आ गए, तो हिंडाल्को का काउंटर भी पिट गया था। अब कैसे देखें सर इन नॉन फेरस काउंटर को, लाइक हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को, या इस नॉन फेरस मेटल पर आपका क्या आउटलुक है सर? विवेक, देखिए, मुझे यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मूव नहीं दिख रहा है नॉन फेरस मेटल्स में। तो आई ओके। एग्री विद यू कि एक रिएक्शन आया था ट्रम्प विक्ट्री के टाइम, और हमने देखा कि कॉपर जो है वो 4% गिर गया, और तमाम जो हैं इंडस्ट्रियल मेटल्स, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे वो जिंक हो, सारे के सारे इंडस्ट्रियल मेटल्स जो हैं वो गिर गए थे। मगर वो उसके अगले दिन से ही जो है उनमें रिकवरी भी शुरू हो गई, और अप्रोक्सीमेटली उन्होंने पिछले कल और आज में अपने ट्रम्प विक्ट्री वाले डे के जी। 2-3 महीने जो है वो ओवरऑल नॉन फेरस मेटल साइडवेज रहेंगे। ना तो मुझे कोई बहुत ज्यादा अपसाइड दिख रहा है, ना बहुत ज्यादा डाउनसाइड दिख रहा है। आई थिंक ये स्पेस साइडवेज रहनी चाहिए, मगर मैं लॉन्ग टर्म बुलिश यहाँ पर नहीं हूँ। और ओके। उसकी वजह है वो ट्रम्प नहीं है, उसकी वजह चाइना है।
आई थिंक चाइना कितने भी स्टिमुलस मेजर्स भले ही वो अनाउंस कर रहे हैं चाइनीज गवर्नमेंट, मगर मेरा ऐसा मानना है कि चाइनीज इकोनॉमी इज इन ट्रबल, और आने वाले महीनों में वो और ज्यादा गहरी जो है वो ट्रबल में जाके चले जाएंगे। और ओवरऑल एक वर्ल्ड का भी जो है थोड़ा सा स्लो डाउन की थीम बन रही है फॉर द नेक्स्ट ईयर, फॉर द ईयर 2025। चाइना की भी थीम अच्छी नहीं है, तो नॉन फेरस मेटल्स अभी मुझे जो है वो साइडवेज लग रहे हैं, मगर ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस मुझे डाउन लग रहे हैं। उसी तरीके से मुझे इंडियन मेटल स्टॉक्स जो हैं वो ठीक है, हिंडाल्को का नोबलिस के वजह से जो है बहुत बड़ा एक डैमेज हुआ, प्राइस डैमेज विच वाज ऑलमोस्ट 8%। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जो मेटल स्टॉक्स हैं इंडिया के, चाहे वो हिंडाल्को है फ्रॉम दीज लेवल्स, जी। और हिंद पर है, या सेल, सेल ऑफ कोर्स फेरस मेटल में आ गया, और चाहे वो वेदांता है, ये सारे मुझे अभी साइडवेज लग रहे हैं। बट मैं इनमें ऑन एवरी राइज की जो है मैं सलाह दूंगा ओवर द नेक्स्ट 2 मंथ्स, क्योंकि आने वाले एक साल के लिए स्पेस बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही है। बिल्कुल सर। 13 नवंबर को कुछ एक रिजल्ट्स होंगे जिनमें मेन रिजल्ट्स हैं, माफ़ कीजिएगा, जो 12 नवंबर को जो रिजल्ट्स होंगे उसमें मेन रिजल्ट्स हैं CESC, धामपुर शुगर, धामपुर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, मदरसन, मिंडा कॉप, नायका, सुला वाइनयार्ड्स। सर इसमें CESC पर सबसे ज़्यादा सवाल हमारे दर्शक पूछते हैं। CESC पर सर आपका आउटलुक? CSC पे मेरा आउटलुक पॉजिटिव है विवेक, और ओके। CESC और टाटा पावर दोनों पे ही हमारा आउटलुक पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए हमारा ऐसा मानना है कि पावर सेक्टर जो है अभी एक किस्म का रेवोल्यूशन से जो है ये पावर सेक्टर निकल रहा है। और ये हम सभी को मालूम है कि बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन टू ग्रीन एनर्जी, बिकॉज ऑफ द न्यू पावर डिमांड कमिंग फ्रॉम एआई, फ्रॉम क्लाउड, फ्रॉम डेटा सेंटर्स, तो जी। इन सब के वजह से ये एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है, एक रेवोल्यूशन से गुजर रहा है पूरा का पूरा सेक्टर। और मुझे लगता है कि इसका फायदा जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पावर सेक्टर जो हैं, चाहे वो सबसे ज्यादा फायदा तो ऑफ कोर्स जो ट्रांसमिशन की जो ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कंपनीज हैं उनको तो डायरेक्ट फायदा होना ही होना है। बिल्कुल। पर मुझे लगता है कि इसका फायदा कैलकाटा इलेक्ट्रिक और टाटा पावर जैसी कंपनीज को भी होगा। तो जी। ओवरऑल हम इस स्पेस में बुलिश हैं, क्योंकि पावर डिमांड ओवरऑल बढ़नी है। अगर पावर डिमांड बढ़नी है और नए सोर्सेज ऑफ पावर आने हैं, तो कहीं ना कहीं सभी किस्म की जो पूरे वैल्यू चेन में सभी कंपनीज को रिवॉर्ड करना पड़ेगा टू एक्चुअली गो थ्रू दिस रेवोल्यूशन। तो इसलिए मैं कैलकाटा इलेक्ट्रिक पे पॉजिटिव हूँ। जी। और दूसरा स्टॉक आपने कौन सा सर बोला था विवेक? 30 नवंबर को सर रिजल्ट्स होंगे, दीपक नाइट्राइट, गार्डन रीच, HEG, आइडिया, AFCI, NBCC, यूफ्लेक्स। इसमें ज़्यादातर सवाल हमारे पास जो दर्शकों के मिलते हैं वो आइडिया और NBCC पर मिलते हैं। आइडिया में डिस्कस कर चुका हूँ, तो NBCC पर मैं डिस्कशन चाहता हूँ। सर NBCC पर आपका आउटलुक? विवेक, आई थिंक एनबीसीसी की जो अभी नियर टर्म जो आउटलुक है वो अभी भी हमारा पॉजिटिव है। ओके। अभी की जो पाइपलाइन है, प्रोजेक्ट पाइपलाइन बहुत रोबस्ट है, काफी अच्छे खासे जो हैं अभी प्रोजेक्ट्स जो हैं दे आर इन द मिडल ऑफ एग्जीक्यूशन, और उनका एग्जीक्यूशन अभी आने वाले कई क्वार्टर्स में होना है। तो आई थिंक कंपनी की आने वाले कई क्वार्टर्स तक के लिए जो टॉप लाइन बॉटम लाइन है, मेरा ऐसा मानना है कि काफी हद तक काफी सुरक्षित है, और अच्छे नंबर्स देखने को मिलेंगे। हालांकि स्टॉक अपने जो पिछले 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जो बॉटम लेवल्स थे वहां से बहुत अच्छा खासा जो है वो रिबाउंड भी कर चुका है। तो कंपनी जो है बहुत अच्छा करती रहेगी, और मुझे लगता है कि ऑन अ वेरी नियर टर्म बेसिस स्टॉक भी अच्छा करेगा। बट आई थिंक अगले महीने 2 महीने में काफी हद तक ये स्टोरी प्ले आउट हो जाएगी, और उसके बाद हमें जो है इस बात के ऊपर नजर रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का जो कंस्ट्रक्शन कैपेक्स है, हालांकि अभी वो अच्छी स्पेस में है, क्योंकि इस बिल्कुल। फाइनेंशियल का पहले क्वार्टर में जो है उनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ही बिलो पार थी बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस। अगले क्वार्टर में राइज आया, मगर मॉनसून ने जो है उसको जितना राइज आना चाहिए था वो राइज नहीं आ पाया। तो मुझे लगता है कि अभी गवर्नमेंट के कंस्ट्रक्शन कैपेक्स की नेक्स्ट ये करंट क्वार्टर और उसका अगला वाला क्वार्टर की
पाइपलाइन बहुत रोबस्ट है, उसका भी फायदा जो है वो इन कंपनीज को मिलेगा। बट ये स्टोरी एसेंशियली जी प्ले आउट कर जाएगी आने वाले 2-3 महीनों में। तो मैं समझता हूँ कि 2-3 महीने के बाद जो है एनबीसीसी जो है एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए अच्छा टारगेट होगा। बट एट द बिल्कुल। मोमेंट जो है मुझे एनबीसीसी में पॉजिटिविटी नजर आ रही है आने वाले हफ्तों के लिए भी और आने वाले 2 महीनों के लिए भी। जी। लास्ट डे ऑफ द रिजल्ट सीज़न जो कि ऑफिशियल होगा 14 नवंबर सर, उस दिन रिजल्ट्स होंगे भारत फोर्ज, क्रॉम्पटन कंज्यूमर, ग्लैंडमार्क, ग्रासिम, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और हीरो मोटो। सर ज़्यादातर काउंटर हम रोज़ डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन एच पर चूंकि हमारे काफ़ी दर्शक सवाल पूछते हैं, मैं एच पर जानना चाहता हूँ आपका व्यू। एचएल पे हमारा भी पॉजिटिव है विवेक, और उसकी वजह ये है कि जो अभी भी जो इनके जो ऑर्डर बैकलॉग्स हैं, जो ऑर्डर बुक है, वो बहुत ज्यादा रोबस्ट है। और मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में और ऐसे गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी जिसके वजह से हमारी जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा मिलेगा, और इनको जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मिलेगा फ्रॉम यूएस एंड यूरोपियन कंपनीज। तो एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, जॉइंट वेंचर्स आने वाले टाइम में बनेंगे। काफी सारी हमारी जो डिफेंस की प्रोक्योरमेंट है वो आने वाले टाइम में और ज्यादा इंडिजनाइज होगी। और हमारा डिफेंस बजट कोई कम नहीं होने वाला है। बिल्कुल। वो ठीक है, वो हम ये नहीं कह रहे कि वो बहुत ज्यादा रियल टर्म्स में बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बट नॉमिनल टर्म्स में आप मान के चलिए 7-8-9% जो है पर एनम उसमें ग्रोथ होती ही रहेगी। सो जी आई थिंक आने वाले कई साल के लिए इनकी जो ग्रोथ है वो प्रैक्टिकली गारंटीड है। और जो स्टॉक है वो हम सभी जानते हैं कि 57-5800 से एच जो है वो अभी 4400 एंड समथिंग चल रहा है। तो काफी एक हमने करेक्शन भी हमने देखी है। बिल्कुल। और अब फिर धीरे धीरे जो है वो नए साल की तरफ बढ़ रहे हैं, बजट की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स की तरफ शायद हम बढ़ रहे हैं। तो मेरा आउटलुक इस कंपनी के ऊपर भी और इस स्टॉक के ऊपर भी काफी पॉजिटिव है। इवेंट्स पर बात करूंगा। 12 नवंबर को इंडियन का आईआईपी और सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा रहेगा, और 14 नवंबर को डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का डेटा नेक्स्ट वीक में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, और साथ ही आईआईपी का डेटा भी हमारी कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो इकोनॉमी की स्थिति है कि ग्रोथ किस पैरामीटर पर चल रही है वो बताता हुआ दिखाई देगा। अमित सर, दोनों डेटा इस पर कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे इस बार, और क्या कुछ इसकी सिग्निफिकेंस रहेगी आने वाली आरबीआई की पॉलिसी में? दोनों ही डेटा काफी सिग्निफिकेंट रहेंगे विवेक, क्योंकि आपको ध्यान ही होगा कि इससे पिछली बार जो सीपीआई डेटा आया था वो मार्केट एक्सपेक्टेशन से और आरबीआई के रेंज से दोनों से ही जो है वो ऊपर था। और उसके वजह से जो है एक किस्म से जो है इस बात के आंकलन लगना शुरू हो गया था कि शायद आरबीआई को जो है थोड़ा कंजर्वेटिव मोड में जाना पड़ेगा। आरबीआई अग्रेसिवली जो है अभी कोई भी सपोर्टिव मेजर या एक्सपेंशनरी मेजर नहीं ले पाएगा। तो इसलिए जो है ये वाला इन्फ्लेशन डेटा, सीपीआई डेटा बहुत ज्यादा कीनली अवेटेड है, और इसको काफी गौर से हमें देखना पड़ेगा, ना केवल हेडलाइन नंबर को बल्कि इंटरनल्स को देखना पड़ेगा कि फूड इन्फ्लेशन कैसा कर रहा है और नॉन फूड कैसा कर रहा है। क्योंकि हमें सबको मालूम है कि जो खरीफ क्रॉप की जो हार्वेस्टिंग है वो खरीफ क्रॉप काफी अच्छा होने की उम्मीद है। और उसकी हार्वेस्टिंग जो है जब वो होने के बाद जब वो स्टॉक जो है वो मार्केट में आएगा, तो आई थिंक थोड़ा फूड प्राइसेस को जो है एक लगाम लगनी चाहिए, और फूड प्राइसेस जो हैं शायद कुछ नीचे आने चाहिए। मगर तो भी जो है हालांकि ये डेटा बैकवर्ड लुकिंग होगा, और आपका जो है वो खरीफ क्रॉप का मार्केट में आना फॉरवर्ड लुकिंग है, मगर स्टिल ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, दोनों ही सीपीआई भी और डब्ल्यूपीआई भी। और रही बात आईआईपी की, तो वो तो बहुत ही ज्यादा वाइटल रहेगा, बिकॉज एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल स्लोडाउन लेड बाय कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड ऑटो, ये एक जो थीम जो चल रही है पिछले 2-3 महीनों से, हमें जो है वो गौर से देखना पड़ेगा कि ये वाला जो डेटा आएगा आईआईपी का, क्या ये भी उस स्लो डाउन थीम को जो है वो सपोर्ट कर रहा है या उसके सपोर्ट नहीं कर रहा है।
सो आई थिंक दोनों ही ये तीनों ही डेटा पॉइंट्स बहुत ज्यादा वाइटल रहेंगे। और मैं समझता हूं कि दिसंबर में जो आरबीआई की जो पॉलिसी है उसके नजर से भी बहुत ज्यादा वाइटल जी। रहेंगे। तब तक मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से भी रहेंगे। सो आई थिंक वी हैव टू वेरी वेरी कीनली वेट फॉर दिस डेटा पॉइंट्स।